नमस्कार, मैं जयप्रकाश पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, यह कार्यक्रम किसी लेखक विशेष से उनकी किसी चर्चित पुस्तक पर चर्चा का है और इसी बहाने हम लेखक से बातचीत करते हैं और उनके रचनाकर्म के साथ-साथ उनके जीवन, उनकी किताबों पर बात करते हैं। हमारे साथ आज अतिथि के रूप में मौजूद हैं बालाजी विट्टल। बालाजी बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, इसके अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या कहूँ मैं, प्रबंधन में बहुत सारे काम किए हैं। इनके जीवन के को बारे में जब आप जानेंगे तो आप कहेंगे कि एक आदमी जिसने व्यावसायिक क्षेत्र में बहुत सारे झंडे गाड़े और तकनीक और जिसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कमर्शियल बिजनेस, तकनीक से बिजनेस कैसे हासिल हो सकता है, थर्ड पार्टी जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनमें क्या एक्सपर्टीज है, उसके एक्सपर्ट हैं। लेकिन हमारे साथ वो मौजूद हैं एक लेखक के तौर पर और आपकी किताब बहुत चर्चित रही है। हार्पर कॉलिंस ने उसको प्रकाशित किया था। यह पुस्तक लगातार चर्चा में बनी रही और जब भी हम फिल्म जगत के खलनायकों की बात करते हैं जो निश्चित रूप से कहीं न कहीं बड़े अभिनेता हैं, उनकी एक्टिंग के मामले में वो बहुत बार अपने समय के हीरोज से कहीं आगे थी। जिन लोगों के बारे में इनका जिक्र है आप सभी जानते होंगे, प्राण साहब, अमजद खान जी, अ, अजीत जी और पुराने दौर के प्रेम चोपड़ा और उस दौर के लोग जिस दौर में हमारे पिता और उनसे भी आगे की पीढ़ी ने जिनको देख के फिल्में न केवल देखनी शुरू की बल्कि जिनके डायलॉग आज भी बहुत सारे लोगों के डायलॉग घर घर में प्रचलित है। बालाजी विट्ठल जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ नमस्ते। साहित्य तक के इस मंच पे। पुस्तकों की बात करने से पहले मैं थोड़ा आपके अपने निजी जीवन की तरफ जाना चाहूंगा, क्योंकि पुस्तक पर हम आएंगे। मैं जानता हूं आपने आर डी बर्मन साहब, एस डी बर्मन साहब, उन पर भी बहुत सारा काम किया है। फिल्मों के संगीत पर आपका बहुत बड़ा काम रहा है और आप खुद भी संगीत कारों की पीढ़ी, मैं कहूंगा कि एक ऐसी परिवार से ताल्लुक रखते हैं जिसका की रुझान और रुचि संगीत में ज्यादा थी। तो मैं बचपन से शुरू करना चाहूंगा कि आपकी पढ़ाई लिखाई के दौरान एक साथ आपने इतने सारे वर्टिकल्स पे काम कैसे किया, तो आपका बचपन कैसे बीता, किस तरह के माहौल में आप आगे बढ़े और ये जो लिखने पढ़ने की दुनिया की तरफ, और वो भी बहुमुखी, मतलब एक तरफ कहाँ संगीत का क्षेत्र है, दूसरी तरफ कहाँ फिल्मों में खलनायकी का क्षेत्र है। आप खुद पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, तो एक इतनी जो सांस्कृतिक तौर पर समृद्ध धरती है, उससे उसने आपकी इस प्रतिभा को मांझने में कितनी मदद की? पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने का, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मेरी बचपन गुज़री थी कलकत्ते में, मैं वहीं पला-बड़ा हूँ और मैं वहाँ का इनफैक्ट मैं एक सेकंड जनरेशन कलकट्टन, क्योंकि मेरे पिताजी 1955 या 56 में क कलकत्ते आए थे और उस ज़माने में काफ़ी बहुत सारे साउथ इंडियन लड़के दक्षिण से कलकत्ते में आते थे बिकॉज़ इतना मतलब बिज़नेस और व्यापार का इतना बढ़ावा हो रहा था, इतनी सारी दफ़्तरें बन रही थी, तो काम ज़्यादा और लोग कम थे। तो वहीं पे वो रहने लगे, फिर मेरा जन्म भी मतलब वहीं पे हुआ, फिर मैं वहीं पला-बड़ा हूँ और पश्चिम बंगाल, कलकत्ते का जो सरज़मी है, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ का जो माहौल है, एक कल्चर, एक संस्कृति का कल्चर है वहाँ पे। देयर इज़ अ कल्चर ऑफ कल्चर जो कहते हैं वहाँ पे। और वहाँ के आप थिएटर देखिए, नाटक, संगीत, कला, हस्तकला और क्या कहते हैं आपके सिनेमा, फिर इन सब चीज़ों में काफ़ी लोगों का मतलब दिलचस्पी है वहाँ पे। वो काफ़ी चर्चा करते हैं और अक्सर बंगालियों में कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर होता है। या तो वो कोई हारमोनियम बजाता है या कोई गिटार बजाता है या कोई अच्छा रवींद्र संगीत गाता है, या तो अच्छा नाटककार होता है या तो अच्छा कविता लिखता है। सो इन सब चीज़ों में लेकिन मेरी बदकिस्मती थी कि मैं
इन सब किसी भी चीज में मैं उत्तीर्ण नहीं हो पाया। मेरी किसी भी चीज में टैलेंट नहीं थी, बस देखता था और उनकी प्रशंसा करता था और उनके साथ उठना बैठना था, लेकिन इसके अलावा मेरे मेरे में कोई टैलेंट नहीं था। हाँ, थोड़ा बहुत हवाइन गिटार बजा लेता था। लेकिन बचपन से फ़िल्म देखने का बहुत शौक था। मेरे पेरेंट्स भी मुझे फ़िल्म ले जाया करते थे। हिंदी फ़िल्में मुझे चकाचौंध करती थी कि भई ये कैसे हो सकता है कि आदमी 10वीं मंजिल से कूद के सीधा एक घोड़े पे बैठ गया और घोड़े पे चला गया और एक आदमी गोडाउन में घुस के 10-15 लोगों को मार-पीट के भगा दिया फिर। और जब मैं बहुत छोटा था तब मैं समझता था कि हिंदी फ़िल्मों में अच्छे लोग होते हैं, प्यार-मोहब्बत होती है, गाने होते हैं। जैसे राजेश खन्ना की फ़िल्म देख के मुझे तो यही लगा दुनिया ऐसी ही है। लेकिन जब मैं 5 या 6 साल का था, एक लंबा-सा आदमी आके फिर सबको मार-पीट करने लगा। फिर एक पुलिस स्टेशन में एक चेयर को धक्के मार के पीछे हटा दिया, फिर बोला शेर खान गेट आउट ऑफ हियर एंड ये भैया आदमी कौन है जो हरदम गुस्से में क्यों दिखता है ये? पता नहीं कब मारपीट शुरू कर दी, इसका कोई भरोसा नहीं है। पर उसका दौर चलने लगा। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था, जैसे साहिर साहब ने कहा था। तो रोमांस का भी एक दौर था, ये मारा-मारी का भी एक दौर था, सब मिलके हिंदी फ़िल्म बना। और बंगाली फ़िल्म मुझे बहुत अच्छी लगती थी इसलिए कि कहानी में क्या डेप्थ और क्या एक्टिंग, उत्तम कुमार और सौमित्र चैटर्जी इन सब लोगों का मैं बहुत बड़ा फैन बन गया। सत्यजीत रे, मृणाल सेन, तपन सिन्हा, इन सब की मूवी देखते तो मैं देखते नहीं थकता था। हर फ़िल्म देखिए। सो 2 अलग-अलग वजह से, मतलब 2 अलग-अलग कारणों से मुझे हिंदी और बंगला अलग-अलग किस्म के मुझे अच्छे लगते थे। सो उसके बाद फिर कॉलेज में जब मैं और स्कूल में भी अक्सर हम लोग हिंदी फ़िल्मों की बातें करते थे कि आज डॉन रिलीज़ हो गया, आज अमर अकबर एंथोनी का 50th डे हो गया, व्हाटएवर। और फिर मैं दाखिल हुआ जादवपुर यूनिवर्सिटी में और वहाँ की फ़िल्म देयर इज़ अ जेयू फ़िल्म क्लब, फ़िल्म एंड म्यूज़िक क्लब, वहाँ पे मैं दाखिल हो गया। फिर हमारे इंटर कॉलेज अंताक्षरी म्यूज़िक शो ऐसे बहुत होते थे, फ़िल्म क्विज़। सो इन सब में मैं भाग लेता रहा और कुछ-कुछ जीता भी था, कहीं जीता, कहीं हारा। हार-जीत तो ज़िंदगी में बनता ही है। तो लेकिन मैं बहुत इन्वॉल्व हो गया था जेयू फ़िल्म क्लब में और 20-21 साल में ये बॉलीवुड का जो डीएनए है मेरे अंदर घुस गया, बिल्कुल। तो बस ऐसे ही कुछ चलने लगा, व शुरुआत वहीं से हुई थी। मैं ये जानना चाहूँगा कि एक तरफ आपकी ज़िंदगी आपने अभी बताया कि सेकंड जनरेशन जो कोलकाता में आई थी, हुँ, दक्षिण भारत से आप आए। भाषा के प्रति अंग्रेज़ी आप जानते हैं, मुझे पता है अंग्रेज़ी में आपकी किताब ही अंग्रेज़ी में है, इसका मतलब आप जी। अंग्रेज़ी के लेखक हैं। बांग्ला संगीत और बांग्ला फ़िल्मों में भी आपकी रुचि रही, आप बंगाल में रहे। हिंदी में हम अभी बातचीत कर रहे हैं, हिंदी फ़िल्मों ने आपको बहुत आकर्षित किया और आप बचपन से देखते रहे। इसके बाद सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट रिटेल बैंकिंग के क्षेत्र में भी आपकी अपनी एक बड़ी पहचान आपने बनाई। आप ये एक तरफ कॉमर्स का क्षेत्र, एक तरफ भाषाई जो अलग-अलग भाषाओं के अपने डायमेंशंस हैं, कह सकते हैं, अलग-अलग स्वरूप है। हिंदी अलग तरह की है, भाषा बंगाल अपने आप में बहुत सांस्कृतिक तौर पर समृद्ध है। परिवार की जो पृष्ठभूमि आपके है, वह दक्षिण भारत की थी। अंग्रेजी में आप पढ़ाई कर रहे थे, एक तरह से। लिख पढ़ रहे थे, तो ये जो विविध स्वरूप है, इसको बनाने में किसकी भूमिका थी और आप लेखन की तरफ कब आए? आपने जब आपकी जो किताब आई एस डी बर्मन साहब पर देखते हैं या जो फ़िल्म संगीत पर आपकी बहुत चर्चित किताबें आप को-ऑथर रहे हैं, कम से कम 4 किताबों की। जी, तो ये जो किताबें आपकी हैं गाता रहे मेरा दिल, जिसमें आप 50 चुनिंदे गाने। जी हाँ। इतने गाने, मतलब ऐसे चुनिंदा गाने जो कालजयी जिनको हम कह सकते हैं, जो जिनको समय भी नष्ट नहीं कर सका। इसी तरह से आर डी बर्मन साहब, एस डी बर्मन साहब पर जो किताब आप रही है, जो जिसके आप सह लेखक रहे हैं, तो एक तरफ कॉमर्स का क्षेत्र, दूसरी तरफ फिल्मों का आकर्षण, तीसरी तरफ संगीत का क्षेत्र। ये लिखने की आदत आपको कैसे लगी और इस तरफ कैसे उन्मुख हुई? देखिए, ये तो बहुत ही साधारण सी बात है। ऐसे बहुत लोग हैं जो कि व्यवसाय में या दफ़्तर के काम में या बैंक में या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में या सॉफ्टवेयर में
काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा काम नाम कमाते हैं और अच्छा गुज़ारा भी होता है उनका। उसके साथ-साथ वो या तो क्रिकेट खेलते हैं या उनका म्यूज़िक में दिलचस्पी होती है या कुछ हॉबी परस्यू करते हैं या स्टैम्प कलेक्शन करते हैं। ये वैसी कोई मतलब असाधारण बात नहीं है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कम से कम 2-3 चीज़ों में अच्छा करते हैं। पारंगत हैं। क्योंकि एक होता है दिमाग, एक होता है दिल, एक होता है पेट। तीनों का मतलब तीनों को सैटिस्फाई करना पड़ता है। इसलिए पेट का तो गुज़ारा सा चलता है क्योंकि मैं आई वाज़ अ सिविल इंजीनियरिंग लेकिन सिविल इंजीनियरिंग पास करने के बाद में मैं आ गया विप्रो में टेक्नोलॉजी लाइन में, उसके बाद में बैंकिंग में आ गया। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैंने बहुत सारे झंडे गाड़े हैं अपने कॉर्पोरेट लाइफ़ में, कुछ तो गुज़ारा होता रहा। अड़चनें होती रहीं, ऊपर-नीचे होते रहे, मुश्किलें आती रहीं, लेकिन ठीक है, उनके एक के बाद एक जैसे होता है ज़िंदगी में एक एक ऑब्स्टेकल आती है, एक रोड ब्लॉक आता है, उसको सोच समझ के, देख के फिर आगे जाना पड़ता है। तो वो करता रहा, चलता गया, भगवान के आशीर्वाद से चलता गया। अ, अब क्या है कि बचपन से चूँकि मैं कलकत्ता में रहा, वो माहौल ऐसा था कि किताबें पढ़ने का बहुत वहाँ पे ये था, बहुत बहुत प्यार था लोगों को किताब से और किताब और तब टीवी नहीं था। अ, सो इसलिए शाम के वक़्त जो है, भाई होमवर्क खत्म कर लिया, उसके बाद हम किताब लेके पढ़ बैठते थे। और मेरी माँ जो है उनको किताब पढ़ने का बहुत शौक था और मुझे बचपन से मैं ये देखते आया हूँ घर पे कि खाना खाने के बाद में ऐसे नहीं कि टीवी के सामने बैठ गए, एक किताब लेके बैठे सब लोग। तो मुझे भी वो आदत आ गई कि भाई ठीक है भाई, वक़्त ज़ाया मत करो, टीवी के सामने हाँ, टीवी तो था ही नहीं, कुछ और काम मत करो, किताब लेके बैठो, स्टोरी बुक लेके बैठो, बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने को। और मेरी माँ भी मुझे बहुत किताबें पढ़ाया करती थी, तो वहीं से हो गया कि भई जब वक़्त मिले तो किताब पढ़ना। इसलिए जब टीवी भी आया और तब टीवी सिर्फ़ 3 घंटे के होते थे, जब दूरदर्शन आया तब 1975-76 में, वो शाम के 6:30 से 9:30 तक ही होता था। तो उसके बाद वक़्त अपना था कि हम किताबें में स्टोरी बुक्स पढ़ें। तो किताब पढ़ते-पढ़ते एक बार 9th या 10th स्टैंडर्ड में मेरे एक इंग्लिश टीचर ने बोला कि बालाजी तुम ऐसे जब लिखते हो अंग्रेजी में अच्छा लिखते हो। तुम्हारा लिखा तुम लिखी हुई चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं। तो उनकी बात मैंने सुनी नहीं, मेरी बहुत बड़ी गलती की। क्योंकि चारों तरफ से यही आवाज़ आ रहा है कि भाई तुमको इंजीनियर बनना है, तुमको डॉक्टर बनना है, तुमको सीए बनना है, नहीं तो कुछ नहीं होगा तुम्हारा। हाँ, ऐसे ही कोई छोटे-मोटे दफ्तर में काम करोगे, नहीं, अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो ये इंजीनियर तुमको बनना ही है। तो उनकी आवाज़ें मुझे ज़्यादा सुनाई देने लगी। इसलिए पहली बार तो मैं इंजीनियरिंग में आ नहीं पाया, मेरे नंबर उतने अच्छे नहीं थे, जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम में फिर पढ़ाई की, तो सेकंड अटेम्प्ट में कहीं जाके मिला मुझे जादवपुर यूनिवर्सिटी में। बहुत अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझता हूँ। मेरे साथ जो भी हुआ ज़िंदगी में भगवान का बहुत बड़ा हाथ रहा है। मेरा एफर्ट कम और भगवान का एफर्ट ज़्यादा है। तो ऐसे हो गया तो लेकिन क्या होता है कि अक्सर जहाँ जाना होता है मतलब कहते हैं ना दाने-दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। तो इसलिए कहीं न कहीं वो लिखने का जो हम ग्रुप ईमेल तो व्हाट्सएप तो नहीं आया था हमारे दोस्तों के बीच जब जब हम ग्रेजुएट हो गए, पास हो गए, कहीं कलकत्ते से निकल के अलग-अलग शहरों में, देशों में चले गए, हम ईमेल में चलता था। सो मेरे दोस्त कहने लगे, "यार तू कुछ लिखता क्यों नहीं? तेरे ईमेल तो बहुत बहुत अच्छे लगते हैं, छोटी-छोटी कहानियाँ तू लिखता है, जैसे एक इंसिडेंट को एक कहानी बना के लिखता है, तो एक छोटी-सी एक इंसिडेंट अगर मैं बताऊँ उसको कहानी बना दे तो।" तो मेरे दोस्त कहने लगे, "कुछ तो कर यार, कुछ तो कर, कुछ नहीं कर रहा है तू।" हाँ। तो मैंने बहुत हिम्मत-विम्मत जता के एक दिन मैंने हिंदू ऑफ़िस में मैंने फ़ोन किया और मैंने कहा कि मुझे कुछ लिखना है। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं मेट्रो प्लस में आपको ट्रांसफ़र करता आप उन्हीं से बात कर लीजिए। तो जब मैं फ़ोन किया वहाँ पे तो उन्होंने कहा क्या लिखना चाहते हो? बोले ये तो नहीं पता। तो बोले फ़ोन कर रहे हो लिखना है, क्या लिखना है? कुछ नहीं। तो ठीक है आके मिलो एक दिन फिर देखते हैं क्या होता है। तो मेट्रो प्लस के लोग इतने अच्छे हैं, इतने मतलब उनकी वजह से मुझे एक मौका उन्होंने मुझे मौका दिया कि ठीक है, एक छोटी-सी एक इंसिडेंट एक 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 इवेंट को कवर करना है, जो और कोई स्टाफ रिपोर्टर नहीं मिल रहा है बिकॉज़ वो बहुत बिज़ी थे कोई और काम में, तो आपको चाहिए तो आप चले जाओ। मैंने कहा ठीक है, मैं चला गया। तो जब मैं वो इवेंट को कवर करके लिखा तो पहली बार मैंने अपना नाम बायलाइन में देखा, बालाजी विट्ठल। मैंने कहा ठीक है, कम से कम मैं कह तो सकता हूँ कि मैं जर्नलिस्ट बन गया हूँ। तो वो लोग उन्होंने बहुत ही मुझे एनकरेज किया, हर एक कदम पे और काफ़ी और आज तक काफ़ी 100 से ज़्यादा कहानियाँ लिख चुका हूँ, आर्टिकल्स, फीचर्स, कवरेज जैसे डेक्कन चार्जर्स का जो लॉन्च हो रहा था आईपीएल दो दो सन 2008 में, उन्होंने मुझे भेजा कि आप जाके कवर कीजिए। सो आई वाज़ सिटिंग इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस और मैं इनको आपके रोहित शर्मा और वीवीएस लक्ष्मण सबको मैं इंटरव्यू करता रहा।
एज अ रिपोर्टर ऑफ द हिंदू। खैर बहुत अच्छे दिन थे। फिर मेरे एक दोस्त अनिरुद्ध भट्टाचार्य जो मेरे सीनियर थे कॉलेज में, तो उनसे एक बार एक बातचीत हो रही थी जुलाई 2008 में। तो उन्होंने कहा, यार बालाजी पता है, मैं एक सोच रहा हूँ आर.डी. बर्मन के ऊपर एक किताब लिखूं। मैंने कहा अच्छी बात है। अब इसके पहले मैं सोच रहा था कि एक फिक्शन लिखूं मैं। अब फिक्शन का आइडिया नहीं आ रहा था, लेकिन लिखना था। अब सिर्फ मेट्रो प्लस लिख के मेरा जी नहीं भर रहा था, कुछ और लिखने की कामना थी। तो जब अनिरुद्ध उन्होंने कहा तो मैंने कहा ये तो अच्छा है, तो मैं आपके साथ लिखूं? बोले ठीक है लिखो। तो उन्होंने थोड़ा बहुत लिखना स्टार्ट किया था 10-15 साल पहले, जैसे होता है ऑफिस के काम में सब मसरूफ हो जाते हैं, फिर वो लिखना एक चैप्टर के बाद बंद हो गया, फिर लिखा नहीं उन्होंने। तो हमने फिर बीड़ा उठाया आगे बढ़े, तो बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू किया, बॉम्बे जाके इंटरव्यू करने बहुत मजा आया करने में। एक एक बात होती है ना, अब दफ्तर के काम में हम अच्छे कपड़े पहन के ऑफिस में जाते हैं, फिर वो लंच बॉक्स और ब्रीफकेस लेके जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं गाड़ी में, ऐसे ही होता है हमारी जिंदगी। फिर से वो स्टूडेंट बन जाना, फिर से वो डेनिम्स, और फिर से वो जो एक फटी जीन्स, मैं जीन्स तो नहीं पहनता हूँ, वैसे ऐसे कैजुअल्स पहन के, फिर वो स्नीकर्स पहन के, एक बैग कंधे पे उठा के, भीड़ वाले बंबई के लोकल ट्रेन में जाके, भूख लगे तो कहीं वड़ा पाव खा लो, हाँ कहीं ऐसे फाइन डाइनिंग तो मिलेगा नहीं, ऐसे अपने पैसे से जा रहे हो, छोटे होटल में रहो, ऐसे नहीं कि बड़े होटल में। दफ्तर में काम करते हो तो ऑफिस में तो बड़े होटल की अकोमोडेशन देती है, यहाँ कौन देगा, तो अपने पॉकेट से जा रहा है पैसा। तो इन सब में लगा कि उम्र शायद पीछे की तरफ रोल बैक करने लगा, लग रहा कि फिर से हम स्टूडेंट बन गए। उसमें एक जो एनर्जी एक आ जाती है हमारे अंदर, तो उससे बहुत खुशी हुई हमें। और फिर हार्पर कॉलेज ने कहा ठीक है आपको हम एक कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, अब जल्दी लिखिए और सबमिट कीजिए, फिर देखते हैं हम क्या करेंगे। तो हमने बहुत लोगों को इंटरव्यू किया, बहुत रिसर्च किया, दोनों ने मिलकर बहुत लिखा, हमें लिख के फिर सबमिट किया। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि हम एकदम नौसिखिया लेखक हैं, तो हमसे तो हो नहीं पाया ठीक से। सो एडिटर हमारे शांतनु राय चौधरी जो थे, उन्होंने काफी चेंजेस करा, और प्रेमा गोविंदन वो भी, शी वॉज एन एडिटर। तो फिर किताब छपी, तो बहुत लगा कि हमने पता नहीं क्या हासिल कर लिया। और तो ये सफर, लिखने का सफर कुछ ऐसा रहा। मैं अगर ये पूछूं आपसे कि बचपन के, चूंकि आपने कहा कि घर में माँ बराबर किताबों की बात करती थी, इन किताबों ने आपको गढ़ा या जिनका प्रभाव आप आज तक अपने जीवन पर मानते हैं? और ये सवाल, मतलब इसके साथ ही दूसरा सवाल ये है कि अगर मैं ये कहूं कि बालाजी विट्ठल को लोगों को संस्तुत करना हो, अगर किसी को बताना हो कि ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए, तो वो कौन सी किताबें हो सकती हैं जिनको आपने पढ़ा है? वैसे बहुत सारी किताबें हैं। मैं जिससे प्रभावित हुआ हूं, आर्थर हेली, क्या रिसर्च करते हैं। होटल या फाइनल डायग्नोसिस और व्हील्स, कोई भी एक उद्योग को लेके, कोई भी एक इंडस्ट्री को लेके इस हद तक रिसर्च करते हैं कि भाई वाह वाह। तो उनसे ये प्रेरणा मिली कि भाई किसी चीज की अगर लिखनी, किसी चीज के बारे में लिखना हो तो अच्छी तरह जांच पड़ताल करो, अच्छी तरह रिसर्च करो, नहीं तो किताब नहीं जमेगी। अक्सर हम फिल्मों में देखते हैं ना कि एक पिक्चर देखी थी जोशीला, उसमें देवानंद साहब बोलते हैं हाँ मैंने 2 साल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पास किया। अरे भैया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 4 साल का होता है, 2 साल का नहीं। और उस जमाने में शायद 5 साल भी था आईआईटी में। छोटी छोटी रिसर्च में इस तरह हम चूक जाते हैं बॉलीवुड में, कि एक जल्दी होती है पिक्चर कंप्लीट करने की। शायद पता नहीं क्या, मैं तो कमेंट नहीं कर सकता, मैं तो फिल्मकार नहीं हूँ, मैं तो स्क्रिप्ट राइटर भी नहीं हूँ, मुझे पता नहीं है। लेकिन कभी कभी लगता है कि भाई थोड़ा बहुत तो रिसर्च तो ठीक से होना चाहिए। अमर अकबर एंथनी में 3 लोगों का खून आके एक औरत के को दिया जा रहा है, अरे भाई ऐसे नहीं होता है। खैर ये अलग बात है। उनसे ये सीखने को मिला। फिर फ्रेडरिक फॉर्सिथ का जो लेखनी का जो स्टाइल है बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि उनका एक स्टाइल था कि भाई कहानी खत्म हो गई, अब तक सस्पेंस का खुलासा नहीं हुआ है, तो क्या हुआ, किताब खत्म हो गया। सस्पेंस का खुलासा होता है एपिलॉग में। लास्ट जो आखिर के जो 6-7 पन्ने होते हैं, आपको वहां तक पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको लगेगा अरे बाप रे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो आप देखेंगे पहली किताब जो मैंने लिखी थी, आर.डी. बर्मन, द मैन द म्यूजिक, उसमें किताब खत्म होता है जब बोलते हैं कि अब म्यूजिक, अच्छा म्यूजिक का दौर वापस आने लगा था, और पंचम दा अभी वक्त सही था उनका भी वापस आने का, क्योंकि थोड़ा स्लंप हो गया था बीच में उनका, लेकिन क्योंकि म्यूजिक का माहौल भी ठीक नहीं था। लेकिन अच्छा माहौल स्टार्टिंग विद कयामत से कयामत तक आना शुरू हो गया था। अब पंचम दा का वापस आने का वक्त था, किताब वहीं खत्म है। अब क्या हुआ, वापस आए नहीं आए, वो एपिलॉग में हमने लिखा था कि भाई क्या हुआ। तो
बहुत सारे लोग, रॉबर्ट लूडलम का भी का लिखने का स्टाइल बहुत अच्छा लगता है। किस तरह एक कहानी के अंदर कहानी, कहानी के अंदर कहानी, कहानी के अंदर कहानी। भाई इतना इंसान सोच कैसे सकता है? मैं तो सोच नहीं सकता हूँ इसमें। मैं तो अगर 0.1% भी उनकी सोच मेरे में आ जाए तो मैं बहुत बड़ा लेखक बन जाऊँगा। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि एक कहानी के अंदर कहानी, उसकी इतनी सोच, इसकी गहराई तक कैसे जा पाते हैं वो? तो ऐसे कुछ लोग हैं। और ऑफ कोर्स एनिट ब्लाइटन, छोटे बचपन में जो पढ़ते थे, तो अच्छा लगता था कि 3-4 बच्चे, वो इतने, उनकी कौतूहल कितनी होती है, इतने क्यूरियस होते हैं एक एक चीज़ को सॉल्व करने का। भाई ये एक एक रहस्य क्यों है, इसको उसको जाके पता करते हैं। उनमें जो साहस होती है, उनमें जो उत्साह होता है, बच्चे बच्चे होते हुए भी काफ़ी बड़े लोगों से भी काफ़ी समझदार होते हैं, एक कॉमन सेंस होती है उनके अंदर। तो थोड़े बहुत तो सब कुछ से सीखे हैं। जैसे कि अखबार पढ़ो, हाँ, आजकल दुनिया में क्या हो रहा है उसकी खबर रखो। जैसे मुझे याद है, मेरे पिताजी रोज़ सुबह 5:30 बजे जब मेरी आँखें खुलती थी, तो पहला नज़ारा था मेरे पिताजी स्टेट्समैन न्यूज़पेपर लेके बैठे हैं, साथ में कॉफ़ी है। ये आँख खुलते ही जब ये पहला नज़ारा है, तो उससे हम प्रभावित होते हैं ना कि भाई अखबार, पहली काम जो दुनिया में क्या हो रहा है उसके हाल-चाल की खबर रखो। मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि आपने आर डी बर्मन साहब, एस डी बर्मन साहब और 50 जो फ़िल्में हैं, फ़िल्मी गीत हैं, संगीत हैं, उनकी बात की है। आपके मन में खुद फ़िल्मी गीत लिखने का इरादा कभी नहीं हुआ, नंबर 1। और दूसरा, अ, संगीत की दुनिया पर जब आप काम कर रहे थे और जो आपका अध्ययन है वो अंग्रेजी किताबों का था, तो किस संगीतकार ने सुनने के अलावा, जब आप इनके जीवन में गुजर रहे थे, इन लोगों के लिए काम कर रहे थे, शोध कर रहे थे, तो आपने भारतीय संगीतकारों या लेखकों, मतलब जिनमें बंगाल के लेखक, बंगाली के लेखक या हिंदी के लेखक या भारतीय भाषाओं का कोई लेखक, उसकी कुछ किताबें भी पढ़ी थी क्या आपने शोध के दौरान, बातचीत के दौरान? क्योंकि आपका जो लेखन है, आप ये देखिए कि आप अंग्रेजी में लिख रहे हैं, जिसके लिए लिख रहे हैं वो लोग बंगाल की माटी के वो लोग हैं जिन्होंने मुंबई फिल्म जगत में अपनी पहचान बनाई। जी, गाने जो लिखे गए वो हिंदी के थे, कालजयी जी, गीत। आपकी जो अपनी भाषा है, जो जिसमें आपने पढ़ाई लिखाई की या जिन लोगों से आप प्रभावित हुए, जिन लेखकों से, वो सब अंग्रेजी के लोग हैं, फिक्शन राइटर हैं, डेप्थ या रिसर्च बेस्ड राइटर। तो आपका ये जो वर्टिकल, मैं कहूंगा कि ये आपकी जिंदगी का जो आयाम था, और उसको किन चीजों ने प्रभावित किया? और संगीत पर आपके दिमाग में क्यों नहीं आया कि नहीं, मैं चलो बॉलीवुड में, मैं इतने लोगों पर काम कर रहा हूं, मैं कुछ म्यूजिक के क्षेत्र में भी करता हूं, या मैं कुछ गीत वूत की तरफ बढ़ता हूं, या फिर मैं फिक्शन, जिसकी आपने बात की कि मेरी इच्छा थी लिखने के लिए कुछ, तो फिक्शन की तरफ उन्मुख ना होके जाके आप सीधे पर्सनालिटीज पे, या एक इस विशेष विधा पे, मतलब गानों पे, या अभी जो हम प्योर एविल की बात कर रहे हैं, द बैडमैन ऑफ बॉलीवुड, में जिस तरह से आपने, जब मैं इस किताब को पढ़ रहा था तो मेरे लिए आश्चर्य की बात थी कि अ, हम फिल्में देखते हैं, खलनायकों को देखते हैं, जी, लेकिन खलनायकों का इतना रूप हो सकता है, अलग अलग दौर के अलग अलग खलनायक अलग अलग काम पे तरजीह दे रहे हैं, और उनका भी एक दौर है। मतलब खलनायकों के भी इतने रूप हो सकते हैं, वो ये किताब पढ़ने के बाद ही, देखा सभी लोगों ने होगा, मैं, जी, हमारे जो दर्शक हैं, फिल्में सभी लोग देखते हैं, सबको पुराने से लेके नए खलनायक तक याद है, सबको ये पता है कि ये खलनायक है। लेकिन उनका जो दौर था, उसका जिस तरह से आपने वर्गीकरण किया है, मतलब अंग्रेजी में क्लासिफिकेशन किया है कि जी, इस दौर में ये चल रहे थे और ऐसा हो रहा था, तो ये इतना बिना डेप्थ एनालिसिस के या बिना डेप्थ रिसर्च के ऐसी किताबें नहीं लिखी जाती हैं। और आपकी किताबों के बड़े पब्लिशरों द्वारा, प्रकाशकों द्वारा वह प्रकाशित भी इसीलिए होती हैं क्योंकि उनमें इतनी जानकारियां होती हैं। तो सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा कि आपने जो भी किताबें आपकी हैं वो बहुत ही अच्छी हैं, और अ, थैंक
लेकिन जो मेरा सवाल है कि आपके दिमाग में फिक्शन और भारतीय जो लेखक हैं उनके प्रभाव क्या थे, और आपने कुछ विधा ऐसा क्यों नहीं सोचा कि अब चलो मैं अब तो लिख लिया, मैंने बर्मन साहब को लिख लिया, एस.डी. बर्मन साहब को लिख लिया, आर.डी. बर्मन साहब को लिख लिया, अब मैं चलता हूँ म्यूजिक की तरफ, या तो हाथ पैर मारता हूँ या कुछ गीत उत बनाता हूँ। अच्छा, पहले आपने भाषा की जो बात की, बंगला बंगाल के जो लोग थे बम्बई में जाके हिंदी गाने कर रहे हैं, तो हमने इसकी पढ़ाई कैसे की, रिसर्च कैसे किया हमने? देखिए, हम खुशकिस्मत हैं कि काफ़ी लोगों के बारे में, संगीतकारों के बारे में या फ़िल्मकारों के बारे में, जो एक्टर्स के बारे में, सबके बारे में जो लिखा जाता है, अक्सर काफ़ी चीज़ें अंग्रेज़ी में हैं। आर्काइव्स जो हैं, जितने भी इंटरव्यूज़ हुए हैं, अंग्रेज़ी में हैं। हाँ, कुछ चीज़ों का ट्रांसलेशन जो है आपका हिंदी में भी है। लेकिन काफ़ी सारे जो हैं अंग्रेज़ी में हैं, और हिंदी तो मुझे पढ़ना आता है बिकॉज़ स्कूल में मेरी माय फर्स्ट लैंग्वेज वाज़ हिंदी। हाँ, मेरी प्रथम भाषा थी हिंदी। इंग्लिश वाज़ माय सेकंड लैंग्वेज। और तो हिंदी मुझे पढ़ना आता है और हिंदी में बोल भी सकता हूँ, और मेरे सबसे बड़े टीचर थे सुशील दोषी, जो क्रिकेट कमेंटेटर थे, उनसे मैंने हिंदी बहुत अच्छा सीखा। वो इतने अच्छे हिंदी बोलते थे, हम रेगुलर रेडियो कमेंट्री सुनते थे कि सुनील गावस्कर ने इतना अच्छा चौका मारा, क्योंकि हिंदी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो नहीं कहूँगा, सबसे बड़ा सीखने की जो चीज़ होती है, वो है कि उसमें कोई न्यूटर जेंडर नहीं है। तो जब तक आप हिंदी ना सुनते रहेंगे, सुनते आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि भाई ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। क्योंकि जब तक आप सुनते नहीं रहेंगे और बोलते नहीं रहेंगे और लिखते नहीं रहेंगे, आपको हरदम ये रहा है कि भाई ये वो जो गाना है ना मिठुन चक्रवर्ती का, वो था और थी में हरदम वो गड़बड़ा जाता था। तो रिसर्च करने में ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि हम अंग्रेज़ी, हिंदी, मैं और अनिरुद्ध दोनों, हम क्योंकि वो पटना के हैं, मैं कलकत्ते का, वो पटना के हैं, तो उनको भी हिंदी पढ़ना आता है, मुझे भी हिंदी पढ़ना आता है और अंग्रेज़ी तो पढ़ना आता ही है। और अ, हम जब इन लोगों से मिलते हैं जाके, जब बम्बई में मिलते हैं, जब इंटरव्यू करते हैं, हिंदी बोल लेते हैं, कोई बंगला बोलते हैं, हिंदी बोल लेते हैं, तो उनसे बातचीत, वार्तालाप करने में कोई दिक्कत नहीं थी। क्योंकि जो बंगाली वहाँ जाके सेटल हुए हैं, जब बंगला में बात करते हैं, बहुत खुश होते हैं वो। या कुछ लोग बोलते हैं, "भाई मेरी बंगला ज़रा भूल-सा गया हूँ, आप हिंदी में बात कीजिए।" हिंदी में बात कर लेंगे। सो वैसे भाषा का कोई प्रॉब्लम नहीं था। जब मैं एस सी बालासुब्रमण्यम साहब से मिलने गया था मद्रास में, तो उनसे जब बात हो रही थी, वो अंग्रेज़ी बात कर रहे थे, और उनसे थोड़ा बहुत तमिल में बात कर लिया था, मुझे तमिल भी आती है मुझे। तो ऐसा भाषा में कोई प्रॉब्लम नहीं था। और रही बात संगीतकारों के बारे में, लिखते-लिखते मैं खुद संगीतकार क्यों ना बन जाऊँ? इसका एक मैं उदाहरण लेता हूँ कि बहुत से लोग स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स के बारे में वो बहुत लिखते हैं, वो क्या खुद स्पोर्ट्समैन बन जाते हैं? मुश्किल नहीं, क्योंकि उसके लिए एक अलग टैलेंट होना चाहिए। मेरे में म्यूज़िक का कोई टैलेंट नहीं था। थोड़ा बहुत हवाइन गिटार में बजाता था, और गाने सुन के थोड़ा बहुत गुनगुना लेता हूँ, बस इसके ऊपर मेरे गाने में कोई टैलेंट नहीं है। इसलिए मैं संगीत का जो व्याकरण है, संगीत का जो ग्रामर है, उसके ऊपर लिखने में मुझे दिक्कत होगी। अगर आप कहें कि आप पंडित रविशंकर के ऊपर किताब लिखिए, मेरे से नहीं होगा। क्योंकि वो एकदम क्लासिकल शास्त्रीय संगीत है, जिसका न मुझे कुछ नहीं पता उसके बारे में। हाँ, तो मैं अगर लिख सकता हूँ, तो इसीलिए मैं किसी संगीत शैली के बारे में लिख नहीं पाया। मैं किसी व्याकरण, संगीत के व्याकरण आधारित कोई जो किताब है, उसके ऊपर मैं लिख नहीं पाया। अब यहीं से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, यहीं पे जी हाँ, मैं आपको रोकूंगा, क्योंकि जी हाँ। जब आपने गाता रहे मेरा दिल लिखा, आप दोनों ने मिलके, और आपने 50 गीतों का चयन किया, इसका आधार क्या था? और आपने ये कैसे तय किया कि नहीं, ये गीत जो है हमें यही गीत रखने हैं इस किताब में? उसकी जी, उसका जो मेथड था थोड़ा ये बताइए, क्योंकि ये बहुत ही मैं ये समझ सकता हूँ कि चलिए आर.डी. बर्मन साहब पे आपने बहुत सारे लोगों से बातचीत की, उनके बारे में जो लिखी हुई सामग्री थी वो बात किया, उनके लोगों के साथ जिनके साथ उन्होंने काम किया, उनके परिवार के लोगों से मिले, बाकी लोगों से मिले, आपने उनके बारे में पूरा एक जीवन लिख दिया। गाथा, जीवन बहुत गाथा सारी बना दी। चीजें उनके बारे में उपलब्ध भी थी, बहुत सारी चीजें लोगों ने बताई भी, आपके पास एक पूरा आधार था। एस.डी. बर्मन साहब, आर.डी. बर्मन साहब हो गए। लेकिन जब ये चयन आप करते हो किसी एक ऐसे क्षेत्र से जहां हजारों गाने लिखे गए, जी, कम से कम सैकड़ों क्या हजार गाने ऐसे होंगे जो गाना सुनने वाले लोग हैं उनको भी याद होंगे। बिल्कुल।
और हर साल, मतलब अगर मैं गलत नहीं हूं तो जिस दौरान आप बढ़ रहे होंगे या जिस दौरान मेरी पीढ़ी बड़ी हो रही थी, उस दौरान बाकायदा हर सप्ताह रेडियो पर गानों की एक श्रृंखला जारी होती थी। जी हाँ। टॉप 10 के ये गाने हैं, उसके बाद पूरे साल के गाने आते थे। तो जहां हर साल 150 गाने, कम से कम 50 गाने चर्चा में रहते रहे हों और 10 गाने तो चुने ही जाते रहे हों, वहां पूरे एक 60-70 मैं कहूंगा कि सालों में, जब हिंदी फिल्म संगीत जगत को, मैं 100 साल पे नहीं जाता हूँ, सारंगा तेरी याद में, नैन भये बेचैन वाले दौर को छोड़ भी दें अगर हम, जब ब्लैक एंड व्हाइट का दौर है, हालांकि उस समय भी बहुत सारे क्लासिकल गाने एक से बढ़ के एक हैं, लेकिन अगर हम इसको माने कि चलिए 1970 या 1960, 1950, 50 का दौर मान लें हम, कि 1950 से आज हम 2023 में बात कर रहे हैं, 70 साल कम से कम ऐसा है, जब हर साल 10 गाने भी ले लें तो बहुत सारे गाने हो जाते हैं। आप 50 कैसे चुन पाए? एक तो है कि बचपन से अनिरुद्ध और मैं दोनों बहुत रेडियो सुनते हैं, बहुत बहुत रोज। शुरुआत संगीत सरिता थे 7 बजे, फिर रंगावली, फिर चित्रलोक, फिर दोपहर को मनचाहे गीत, फिर रंग तरंग, फिर शाम को जयमाला, फिर आपकी फरमाइश, फिर छाया गीत। रोज सुनते थे रेडियो, रोज। और काफी पिक्चरें दिखते थे। और जब थोड़े बहुत पैसे जमा हुए तो एक रेडियोग्राम भी हमने छोटा सा खरीद लिया, उसमें कुछ रिकॉर्ड सुन के खरीद खरीद के सुनते थे। और स्कूल में काफ़ी गाने होते थे, स्कूल में हम सब बेंच पे जाके गाना गाते, जैसे अब मास्टर जी की आ गई चिट्ठी, ऐसे बहुत सारे। वो तो सिर्फ फ़िल्म में था, बाकायदा वैसे ही होता था क्लास में, जो गुलज़ार साहब ने जो दिखाया था ना नज़ारा, बिल्कुल वैसे ही होता था। और जेयू के क्विज़िंग टीम में तो रोज़ क्विज़ होता था म्यूज़िक के बारे में। हर हफ्ते बाकायदा म्यूज़िक क्विज़ होता था। रोज़ बैठ के छोटे-मोटे कैंटीन क्विज़ेस होते थे। सो हर रोज़ गाने पे चर्चा चल रही है, ये कौन-सा गाना है, वो कौन-सा गाना है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये कैसे है, वो कैसे है। तो काफ़ी, और आर.डी. बर्मन किताब हमने इसके पहले की थी। सो आर.डी. बर्मन और एस.डी. बर्मन और उसके जो लिंक्ड जो हैं, उन सब का तो एक बार हमने फिर से दोहरा लिया। फिर हमने सोचा कि ये जो किताब लिखेंगे, एक इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद में एक एल्गोरिदम का एक कॉन्सेप्ट होता है ना, कि भाई प्रोग्राम कैसे लिखा जाए। तो हम ऐसा एक 50 गानों का लिस्ट, हम एक श्रृंखला बनाएँगे जिसमें हर चीज़ का रिप्रेजेंटेशन हो, हर चीज़ का प्रतिनिधित्व हो। हर डिकेड, यानी कि हर दशक, हर प्रमुख संगीतकार, हर प्रमुख गीतकार, हर प्रमुख गायक, एक्टर, फ़िल्मकार और जॉनरा, कि रोमांटिक सोलो, सेंटिमेंटल सोलो, वेस्टर्न डुएट, कव्वाली, भजन, हर तरह के। इसलिए आप देखेंगे हमने शुरुआत की है 1936 से, कुंदन लाल सहगल साहब की जो गाना है वो, तो वहाँ से हमने शुरुआत किया था। इसलिए आप देखेंगे कई गानों में हमने पूरा किताब, हमने फिर वहाँ से एक लॉन्ग लिस्ट बनाई 100 गानों का। वहाँ तक तो आसान था। फिर 100 से जब 75 आने का तो बहुत मुश्किल हो गया। और 75 से 50 तो भूल ही जाइए, बहुत मुश्किल था कि पहले लिस्ट तो बना लें कि इन बिंदुओं को ये फुलफिल कर रहा है कि नहीं। पूरा हमने जो 51-52 गानों का लिस्ट बनाया, फिर हमने देखा भाई अमिताभ बच्चन का कोई गाना ही नहीं है। हालाँकि वो एक्शन हीरो थे, तो अमिताभ बच्चन का गाना कैसे निकाला जाए? मतलब कुछ जोड़ना तो चाहिए, नहीं तो बोलेंगे भाई ये क्या है? राजेश खन्ना के तो बहुत सारे आ गए, मीना कुमारी, दिलीप कुमार साहब, राजेंद्र कुमार, सबके तो आ गए। फिर अमिताभ बच्चन का, तो हमने सोचा ठीक है। सिलसिला का जो पिक्चर है, सिलसिला, उसमें जावेद अख्तर का के लिरिक्स भी हैं। और शिव हरी जो नए म्यूजिशियन जो वो आए थे उनका, तो शिव हरी, जावेद अख्तर और अमिताभ बच्चन तीनों का मिला के वो गाना जो है फुलफिल कर दिया। ठीक है? शिव कुमार शर्मा, हरिप्रसाद चौरसिया जी। जी हाँ, जी हाँ। और नाज़िया हसन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बहुत बड़ी कलाकार थी, शी वाज़, बट उस ज़माने में, उस दौर में, उस आप जैसा कोई फ़िल्म में एकदम पूरा तहलका मचा दिया पूरा इंडस्ट्री अब में। जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात जी बन हाँ। जाए। तो हमने 1936 से लेके 1994 तक जितने गाने बने हैं, उनमें से हमने ये 50 गाने चुने। और हमने 94 क्यों चुना? हमने ये चुना इसलिए कि भई एक गाने को क्लासिक बनने में उसका कम से कम 20 साल मार्केट पे रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि आज आया और कल चला गया।
तो अगर कोई गाना 20 साल तक है मार्केट में, तो यानी कि वो क्लासिक है। इसलिए आखिर गाना देखेंगे 1994, क्योंकि किताब रिलीज़ हुई 2015 में, हमने सबमिट की थी 2013 में हमने सबमिट की थी, तो 94 में जो था वो लास्ट गाना था, दिल है छोटा-सा छोटी-सी आशा। तो ए आर रहमान का जो गाना था जी जी। ब्रह्मोस का। तो ऐसे कुछ बना जाके एक एक इंजीनियरिंग का एक लॉजिक होता है, वो लॉजिक हमने अप्लाई किया कि हर चीज़ पे मतलब वो फुलफिल कर रहा है कि नहीं। मतलब इंजीनियर जब लेखक बनता है तो जैसे वह दूसरी चीजों को संजोता है कि ये चीज हाँ, ऐसे बनेगी, उसी तरह की आपने एक तरह से मैं कहूँ एक कि नक्शा बना के, हाँ, एक नक्शा एक प्रोग्रामिंग आपने की कि प्रोग्रामिंग, हाँ, हमारी प्रोग्रामिंग। किताब जो है ऐसी होनी चाहिए। और यही चीज आपकी इस किताब पर जब मैं आता हूँ प्योर एविल पे, तो इसका आपने वर्गीकरण जैसे मैं अगर अपने पाठकों को बताऊं तो मेरा भारत महान, ये इस पुस्तक का पहला चैप्टर है। जी, और दूसरा है मेरे हमदम मेरे दोस्त, तीसरा है बागी, हुँ, चौथा है पगला कहीं का। जी, ठीक है। उसके बाद डॉन को पकड़ना मुश्किल ही। हाँ, ठीक है। उसके बाद है तुम लोग मुझे ढूँढ रहे हो। ढूंढ रहे हो, और जाने भी दो यारों। ये जो आपने वर्गीकरण किया है, इसका मेथड क्या था? क्योंकि अभी हम जैसे एक खास बात मैंने और भी देखी जब आपकी किताब पढ़ रहा, जो भावनात्मक रूप से नकारात्मक चरित्र हैं, जिसको बहुत सारे हीरोज ने निभाया है और जिनको हम कभी सोच नहीं सकते कि अरे इस दृष्टि से भी, जब जिसको आपने द एंटी हीरोज लिखा है, या जो गैंगस्टर और माफिया का जो दौर है उनका भी कोई एक चरित्र रहा है खलनायक के रूप में, या जो लोग मेंटली इल हैं, किसी ने अपनी प्रेमिका के लिए, किसी ने कुछ, आपने उसका बाकायदा उल्लेख किया है। मैं दर्शकों को अपने चाहूंगा कि प्योर एविल द बैड मैन ऑफ बॉलीवुड ये पुस्तक जरूर खरीद के पढ़ें। बहुत ही इसकी भाषा कोई ऐसी कठिन नहीं है जो आपको समझ में ना आ जाए। भले ही ये अंग्रेजी में लिखी है पुस्तक, लेकिन आपको पढ़ने में आसानी होगी। एक तो मैं विट्ठल जी कहूंगा कि ये पुस्तक हिंदी में क्यों नहीं है? हाँ, ऐसी कोई बात चली है, मतलब प्रकाशक के साथ बात चली थी कि इस पुस्तक अगर को हम। और बाकी भी तीनों पुस्तकों को, आपकी जो पुस्तकें हैं वो चूंकि हिंदी संगीत जगत, हिंदी फिल्म जगत से जुड़ी हुई हैं, और जी, निश्चित रूप से उन पुस्तकों को भारतीय भाषाओं में भी आना चाहिए, और हिंदी में तो जरूर आना चाहिए। हाँ, तो आर डी बर्मन की किताब जो है मराठी में छप चुकी है, जी जी। हिंदी में नहीं। हाँ, लेकिन अगर कोई समझौता हो जाए, कोई बातचीत हो जाए, कोई अच्छी-सी बातचीत हो जाए प्रकाशक में, और कोई जो इंटरेस्टेड हो इसके राइट्स खरीद के मैं हिंदी में प्रकाशित करे। प्रकाशक से भी कहूंगा और आपको भी कहूंगा, क्योंकि जी, मुझे लगता है कि ये आपकी किताबों की जो विषय वस्तु है, जो पैसे आप लोगों को अंग्रेजी में मिलने थे मिल गए होंगे, थोड़ा आप लोग हिंदी के प्रति भी उदार जी, होंगे, और भारतीय भाषाओं में ये पुस्तकें इसलिए भी आनी चाहिए क्योंकि जैसा कि हमारी बातचीत में भी आपने कहा कि ये पुस्तकें शोधपरक हैं। अपने समय के साथ आपने इसको बड़े श्रम से, बहुत मेहनत करके आप लोगों ने, आप और अनिरुद्ध जी ने मिल के लिखा है। तो ऐसी पुस्तकें हिंदी को भी समृद्ध करेंगी। इसलिए जी, हमारे प्रकाशक, जो भी आपके प्रकाशक हैं, वो भी यह कार्यक्रम निश्चित रूप से बहुत सारे प्रकाशकों और साहित्य जगत में भी लोकप्रिय है, और सारे ही लगभग प्रकाशक जितने भी हैं वो सुनते हैं। तो मैं सभी प्रकाशकों से भी कहूंगा कि अगर आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो आप बालाजी विट्ठल जी से भी संपर्क करें, या हार्पर कॉलिन्स से भी बात करें। और हार्पर के लोग अगर सुन रहे हैं तो उनको भी ये जानना चाहिए कि ये बाजार, अगर आप भारत में कारोबार कर रहे हो और भारतीय लेखन जगत, संगीत जगत, कला जगत, फिल्म जगत की बात कर रहे हो और उनकी किताबों पर ला रहे हो, तो हिंदी में भी लाओगे तो वो भी एक बड़ा बाजार है। आप हिंदी निश्चित रूप से बहुत व्यापक क्षेत्र है, आपको लोकप्रियता दिलाएगा। पैसा भले ही हो सकता है कुछ कम दिलाए। तो नहीं नहीं, लोकप्रियता बिल्कुल, हम तो ये चाहते हैं कि हिंदी में छपे और बहुत से लोग पढ़ें। वैसा कोई अगर बातचीत हो जाए, अगर फलस्वरूप दोनों प्रकाशक और कोई जो हिंदी प्रकाशक के बीच कोई एग्रीमेंट हो जाए, तो बहुत खुशी की बात होगी सबके लिए। मैं तो बिल्कुल चाहूँगा।
हाँ, तो इस किताब में जो आपने वर्गीकरण किया है, हम लोगों की जी मेन हाँ, बात ये थी, चूंकि मैं तो हमारा हिंदी का कार्यक्रम है, हिंदी का चैनल है, इसलिए मैं अपनी बिल्कुल। भाषा के प्रति मेरा जो मोह है वह सामने आ गया। ये किताब, इस किताब को आपने कितने समय में लिखा, और ये जो कालखंड है या कैरेक्टर वाइज की इस तरह के भी चरित्र होते रहे, इसको आपने कैसे बांटा? क्योंकि ये जी। अपने आप में कठिन काम है। जब हम फिल्में देखते हैं तो मुझे लगता है एक आदमी जो मार रहा है हीरो के खिलाफ है, वो खलनायक है, इतने में बात खत्म हो जाती है। ये आपने जैसा कि द बैडमैन ऑफ बॉलीवुड, तो बात जी। खत्म हो गई, ये लोग खराब लोग हैं यार, बात खत्म। लेकिन उस खराब में भी क्या क्या वर्गीकरण है, इसका जितना गंभीरता से आपने विवरण दिया है, तो इस किताब का आइडिया कैसे आपके दिमाग में आया? फिर आपने इसका वर्गीकरण, मतलब ये कैसे हम इसको, इस ईरा को बांटे कि इतने तरह के चरित्र हैं, इनको इस रूप में रखना चाहिए, और कहाँ से आपने शुरू किया और किन लोगों तक लेके आए? ये आइडिया तो मेरे दिमाग में नहीं आया कि ये ऐसा किताब होना भी चाहिए, मेरे दिमाग में नहीं आया। ये हार्पर कॉलिन्स को ये सूझा कि ऐसा कोई किताब हो तो कैसा होगा। इसके पहले ऐसी कोई किताब लिखी नहीं गई है। बायोग्राफीज़ लिखे गए हैं, हमने खुद भी बायोग्राफीज़ लिखे हैं, अनिरुद्ध और मैंने मिलके बायोग्राफीज़ लिखे हैं, लेकिन ऐसी कोई किताब नहीं लिखी गई है। और ये मेरी पहली सोलो ऑथर्ड किताब है। जी, जी। इसका कॉन्ट्रैक्ट सन 2010 या 2011 में आ चुका था, लेकिन मैं इस बात से जूझ रहा था कि किताब इस पे लिखूं तो क्या लिखूं। एक बायोग्राफी जब लिखते हैं तो किसी के ऊपर लिखते हैं तो उनकी जीवन के शुरुआत और उनके जीवन के आखिर तक कहानी की एक स्टार्ट और एंड पॉइंट बिंदु होती है कि भाई यहां से यहां तक मेरी किताब का दायरा है, ये दायरे के अंदर मैं लिख सकता हूं, उससे थोड़ा बाहर जाके लिख सकता हूं। लेकिन इसका तो कोई दायरा था नहीं, कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ तक खत्म करूँ, कोई ये नहीं था। इसलिए काफ़ी सोचता रहा और काफ़ी गलतियाँ भी की मैंने। तो मैंने ये सारे एक्टर्स और डायरेक्टर्स की एक लिस्ट बनाई, उनसे जाके इंटरव्यू करने लगा कि भाई आप ये फ़िल्म में कैसे किया? कोई बैक स्टोरी बताइए, कोई एनेक्डोट बताइए। उन्होंने काफ़ी बताया और उनको भी अच्छा लगा कि ऐसे कोई किताब लिखा जा रहा है, क्योंकि कुछ हद तक ये उनकी जीवनी है, राइट? कुछ हद तक उनके बारे में उनकी ये बायोग्राफी, हालाँकि एक डेडिकेटेड किताब तो नहीं है, लेकिन उनका उनकी जीवन की झलकी इसमें मिलती है। तो उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से मुझे बताया सब कुछ। लेकिन कहानी की फ्रेमवर्क मेरे दिमाग में अब भी नहीं आया था। 2-3 साल लग गए, फिर काफ़ी बातचीत, कुछ लोग को कंसल्ट करने के बाद में उनसे मुझे भी खुद सोचने के बाद में आइडिया आया कि पहली बात ये है कि फ़िल्म का लिस्ट ना बनाएँ, वो बाद में आएगा। पहले ये लिखें कि किस-किस टाइप के विलेन थे। ब्रॉड, और फिर थोड़ा बारीकी से जाते हैं। कि जैसे कि एक विलन, एक इंडिविजुअल, एक आप और मैं जो एक इंसान हूं, मेरा कोई अगर दुश्मन हो तो मेरी ज्यादती दुश्मन है वो आ गया मेरे हमदम मेरे दोस्त, राइट? जी। वो जो चैप्टर है। फिर देश के दुश्मन हमारे अंग्रेज भी देश के दुश्मन थे, बाद में भी फिल्मों में देश के दुश्मन थे। फिर हकीकत के अब जब चाइनीज वॉर छिड़ा तो चाइना हमारा दुश्मन बन गया, उसके बाद पाकिस्तान दुश्मन बन गया। तो जैसे कि इतिहास का बहाव चलता रहा, इतिहास के साथ हमारे दुश्मन भी बदलते गए। जैसे कि फॉरेनर विलन जो है, मतलब विदेशी हाथ जो है, वो बदलता गया। अफगानिस्तान भी विलन बन गया। और बाद में जब युद्ध हमने करना बंद किया पाकिस्तान के साथ, आईएसआई जो है विलन बन गया। अब कारगिल के ऊपर पिक्चर नहीं बनी, अब फिल्मों में ये दिखा रहा था कि आईएसआई विलन है। हाँ, जैसे कि वो टेररिस्ट फंडिंग करते हैं, जैसे कि मिशन कश्मीर, एलओसी, ऑल दैट। तो जी। वक्त के साथ साथ विलनी भी बदलता गया। तो ये किताब जो है विलनी के ऊपर है। फिर आया पगला कहीं का, यानी कि जो साइकोटिक जो होता है, जो दिमागी हालत संतुलन की ठीक नहीं है, दिमागी बीमार बीमार होता है, जो वो भी कभी कभी खून कर बैठता है, वो भी सीरियल किलर बन जाता है। तो इस तरह से मैंने पहले जो है लिखा कि किस किस तरह के विलन हैं, ब्रॉड ब्रॉड थिंक ब्रॉड, उसके बाद उसके नीचे क्या क्या सब कैटेगरी हो सकते हैं। और फिर कुछ विलन के जो टाइप हैं वो हर दशक में दिखाई देने लगे, लेकिन कुछ ऐसे विलन थे जो कुछ कुछ दशक में आए फिर उसके बाद गायब हो गए। जैसे कि डकैत। डकैत आए क्यों? जमींदार की वजह से। जमींदार उस पर ऐसा जुल्म ढाता रहा कि कुछ गांव वाले जाके डकैत बन गए और कोई चारा नहीं था, पुलिस कुछ कर नहीं पा रही है, बैंकिंग सिस्टम काफी कमजोर था, बैंकिंग सिस्टम रेगुलेशन एक्ट तो आया नहीं था, इसलिए जमींदार की अपनी मनमानी थी। तो डकैत बन गए कुछ लोग गांव वालों को बचाने के लिए।
लेकिन जब एरेलन सर्वे और गूगल मैप्स वैप्स आ गए तो डकैत कहाँ छुपते? फिर ये अपना ये वीरप्पन भी मारा गया, फिर ये फूलन देवी ने सरेंडर कर दिया, तो डेकॉइट जो है वो खत्म हो गया। सो वक्त के साथ-साथ बदलता जाता है। जैसे कि स्मगलर, माफिया का जो है, पहले आप फिल्म देखेंगे फुटपाथ या काला बाजार, इसमें क्या होता था? 8-10 लोगों की छोटी-छोटी गैंगें होती थी, कुछ चाकू दिखाता था या ब्लैक मार्केटिंग करता था, बस यहीं तक सीमित था। लेकिन 60 दशक में क्या हुआ? अरब वर्ल्ड से अरब अरब की दुनिया, अरब देशों से हमारे देश में सोना आने लगा, स्मगल होने लगा। फिर हमारे यहाँ पे नटराज की मूर्तियां चोरी होने लगी, विदेश में भेजा। तो फिर आया आपका स्मगलर, क्योंकि हमारे समाज में वही हो रहा था। हमारे इंपोर्ट ड्यूटीज इतने इतने ज्यादा थे, जैसे कि केशव महिंद्रा ने लिखा था, आफ्टर द ब्रिटिश राज केम द लाइसेंस राज। हमारे इंपोर्ट ड्यूटीज इतने ज्यादा थे कि लोग बोले, भाई इतना ड्यूटी देके मैं क्यों लाऊं, मैं स्मगल करके क्यों ना लाऊं। तो देश में स्मगलिंग हो रही थी, इसलिए फिल्मों में स्मगलिंग होने लगा। देश से नटराज की मूर्ति चुरा के बाहर भेजे जा रहे थे खुफिया चैनल से, इसलिए यादों की बारात में भी शाकाल वही कर रहा है। तो हर एक चीज जो है, इतिहास हमारे सोसाइटी, हमारे समाज से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से एक किताब, एक 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 चेहरा जो है, एक मंजर जो है, मुझे जरा थोड़ा थोड़ा साफ दिखाई देने लगा था कि किताब का स्ट्रक्चर, कहानी की स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए। तो वो जब लॉक हो गया, उसके बाद सारे जो इंटरव्यूज, एनेक्डोट्स, जो भी मैंने रिसर्च किया था, उसमें फिर समाता गया और मुकम्मल किताब बनता गया। निश्चित रूप से आपको इस किताब के लिए बधाई मैं दूंगा। थैंक यू। आपका आने वाला प्रोजेक्ट क्या है, इस पर हम लोग बात कर लें, क्योंकि मैं तो ये चाहूंगा कि जो भी लोग हैं जिनको भी अंग्रेजी आती है और जो युवा लड़के हैं उनको पढ़ने के लिए बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आपको खलनायकों का वह रूप इसमें देखने को मिलेगा जो अब से पहले फिल्मों में देख के आप नहीं समझ सकते, उनके बारे में जान सकते हैं, किस तरह से वह बने इसके बारे में जान सकते हैं, कौन सी फिल्में थी और उनमें क्या क्या रूप था खलनायकों का, वह भी इसमें मिलेगा आपको। और उनके साथ जो हीरो है, निश्चित रूप से जब उनकी बात होती है तो हीरो की भी बात होती है। तो एक जगह, एक पुस्तक में आपको इतनी विविध जानकारी नहीं मिल सकती, और वो भी शोधपरक जानकारी जो सत्यता के करीब है। इन दिनों विट्ठल जी आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, किस किताब पे काम कर रहे हैं? एक किताब जो हार्पर कॉलिन से मेरी बातचीत चली है, तो वो भी विलन के ऊपर नहीं, लेकिन दूसरे किस्म के जो कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि साइड कैरेक्टर्स, जैसे कुछ कोई एक दो सीन में आके चला गया, फिर लेकिन उसका प्रभाव काफी उस कहानी पे है। वैसे कैरेक्टर्स को चुन चुन के कुछ लिख रहा हूं मैं। तो हालांकि जो कि अभी कॉन्ट्रैक्ट की बात चल रही है, तो मैं कोई आपको बात बताऊंगा नहीं। आगे चल के। लेकिन हाँ, ये कुछ प्योर इविल की तरह ही है, लेकिन विलन्स के बारे में नहीं है। ये बाकी कैरेक्टर्स जो हैं, जैसे कि साइड कैरेक्टर्स, जैसे कि सपोर्ट कैरेक्टर्स, एक दो सीन के लिए आ गए, उन लोगों पे भाई, ऐसे बहुत से तो लोग होते हैं एक फिल्म में, तो काफी सारे कैरेक्टर्स होते हैं, लेकिन कौन सी ऐसी फिल्में थी जिसमें छोटे छोटे अपीयरेंस में काफी फिल्म पे प्रभाव पड़ा, ऐसे कुछ लेके साइड कैरेक्टर्स के बारे में ऐसी कोई बातचीत चल रही है। अंग्रेजी के अलावा आप हिंदी में लिखने की नहीं सोच रहे हैं, किसी और भाषा में लिखने की नहीं सोच रहे हैं? देखिए, हिंदी समझ में तो आ जाता, बोल भी लेता हूँ। उम्मीद है आपको मेरा हिंदी ठीक ही लगा होगा। आप अभी जैसा अच्छा तो नहीं, लेकिन अभी अभी मैं सुशील दोषी जी को, मैंने इसी कार्यक्रम में उनसे भी बात की थी शब्दरथी में, और कुछ समय पहले ही उनका साक्षात्कार प्रसारित भी हुआ था। मैं उन तक आपका संदेश जरूर पहुंचाऊंगा कि मैंने उनसे हालांकि कहा था ये बातचीत के दौरान कि आपने हिंदी को घर घर पहुंचाया और इस हिंदी की एक बड़ी सेवा की। उन्होंने मुझे इस बात के लिए मना किया, उन्होंने कहा ऐसा नहीं, मैं तो अपना काम कर रहा था। लेकिन फिर भी मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक रखता हूं, और मुझे इस बात की भी खुशी है कि जो बात मैंने कही थी वह बात आपने बिना किसी, हम लोगों की कोई भूमिका नहीं थी, मुझे नहीं पता था कि आप साक्षात्कार के दौरान इस तरह से कहेंगे कि सुशील दोषी जी को सुन के मेरी हिंदी अच्छी हुई थी और मेरा जी हाँ, था। तो मैं उन तक भी ये बात पहुंचाऊंगा। हाँ। नॉन फिक्शन की तरफ कुछ या फिक्शन की तरफ, नॉन फिक्शन की तो बात हो गई, फिक्शन में आपकी बड़ी रुचि है, और जो आपके पसंदीदा लेखक जितने भी आपने जिक्र किया, सब लेखक उस तरह के हैं जो मिस्ट्री लिख रहे हैं या सस्पेंस लिख रहे हैं, या जिसको कहेंगे जासूसी
की तरह की चीजें लिख रहे हैं। आपके दिमाग में ऐसा कुछ लिखने का नहीं हो रहा है? पहली बात, हिंदी में आपने पूछा मैं हिंदी में क्यों नहीं लिखूं। देखिए, हिंदी लिखने का अभ्यास बहुत सालों से नहीं है। हाँ, हिंदी बोलचाल बोलने और बात करने की अभ्यास तो आज भी है, अब भी है, लेकिन लिखने का अभ्यास नहीं, इसलिए सोचना पड़ेगा थोड़ा। उम्मीद है मैं किसी दिन लिख पाऊंगा, अगर हो जाए तो बहुत खुशी होगी। रही फिक्शन की बात, देखिए मैं खुलेआम कहना चाहता हूँ, मैं इस बात का मैं बहुत स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ कि देखिए, फिक्शन लिखने के लिए उनके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है कि प्लॉट ऐसे होना चाहिए, फिर किताब को उल्टी दिशा से सोचते हैं कि कहानी का अंत ये होगा, उसके पीछे फिर वो कहानी को बिल्डअप करके फिर पहले पन्ने तक आ जाते हैं, वैसा होता है। लेकिन मेरी बात ये कि एक आइडिया झट से आता नहीं है मेरे दिमाग में। कल्पना करते रहता हूँ, झट से आइडिया आता नहीं है। आइडिया आता है अगर कोई मुझे एक छोटा-सा आइडिया दे दे, कोई आइडिया का एक तिनका भी दे दे, उसके ऊपर मैं काफ़ी डेवलप कर सकता हूँ। उसपे मैं अच्छा हूँ, मैं वो अच्छा कर लेता हूँ, लेकिन अपने आप में कभी कोई आइडिया मेरे दिमाग में सूझे या फिर मैंने कोशिश नहीं की है सोचने की, वो एक गैप है जो मुझे मतलब जिसका पूर्ण करना चाहिए मुझे। इसीलिए मैंने आज तक कभी फ़िक्शन लिखने की सोच तो रहा था 2008 में, 2007 में। फिर अनिरुद्ध जी से बात हुई कि उसने कहा कि भई फ़िक्शन तुम बाद में कर लेना, पहले ये आर.डी. बर्मन की किताब कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। और मुझे जो बहुत अच्छा एक नसीहत मिला था फ्रॉम हार्पर कॉलिन्स, उनके जो सीईओ हैं, वो बोल रहे हैं कि भई देखो, अब तक आपने थोड़ा बहुत बॉलीवुड के ऊपर लिख के आपने थोड़ा बहुत जो है अपने ठीक-ठाक काम किया है, क्योंकि ना आप क्यों ना इसको ही आगे बढ़ाएँ। आप अगर इसको छोड़ के फ़िक्शन में आ जाएँगे, तो एकदम जो है साँप-सीढ़ी की तरह आप फिर एकदम से ज़ीरो पे शुरू पहुँच करना जाएँ, वहाँ से पड़ेगा। स्टार्ट तो करना पड़ेगा। उनकी जो सलाह है सीधी-सीधी ये है कि आप विशेषज्ञ के तौर पर उभर रहे हैं, एक विषय हाँ, पर आपकी पकड़ होती जा रही है, उस पर पकड़ होती लगातार जा आप रही है, उसको काम आगे कर रहे हैं। बढ़ाइए। हाँ, तो उसको आगे उसको आगे बढ़ाइए ताकि आपकी पहचान उस क्षेत्र में रहे और नाम से आपकी किताबें बिकनी शुरू हो जाएँ कि अगर बालाजी विट्ठल या अनिरुद्ध की किताब है, तो इस किताब में ये डेप्थ होगा, चलो इस किताब को बिकना चाहिए। तो और उनकी किताब फ़िक्शन के क्षेत्र में मैं क्या करना चाहता हूँ कि वेब सीरीज़ के लिए लिखना लिखना चाहता हूँ मैं। क्योंकि उसे मुकम्मल किताब लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर मैं एक 60-70 पन्नों का एक कहानी भी लिख लूँ, कहानी की मूल सार जो मैं लिख लूँ, उसके ऊपर जो है, जो डायलॉग राइटर होते हैं, तो मिल-जुल के हम उसको डेवलप करते हैं स्क्रिप्ट के बारे में। तो वैसा भी कर सकता हूँ मैं। ऐसा नहीं कि फ़िक्शन किताबें ही, नॉवेल ही लिखूँ, वेब सीरीज़ के लिए भी लिख सकता हूँ मैं। और तो वैसे प्रोफेशनल राइटिंग की तरफ आपका ध्यान नहीं बढ़ा कि मैं जिस विषय का मैं एक्सपर्ट हूँ, बैंकिंग सिस्टम या इंजीनियरिंग का, उसमें कुछ मोटिवेशनल किताबें लिखूं, ऐसा कुछ दिमाग में? देखिए, मैं अलग-अलग इंडस्ट्री में काम किया मैंने। देखिए, मेरी क्वालिफ़िकेशन है सिविल इंजीनियरिंग, लेकिन पास करते ही मैं टेक्नोलॉजी में आ गया। उसके बाद बैंकिंग में आ गया, उसके बाद अभी मैं बीपीओ में हूँ। तो क्या है कि अलग-अलग इंडस्ट्री से मैंने काम किया है और अब ये अच्छी बात कही आपने, कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि बैंकिंग के बारे में कोई किताब क्यों ना लिखूँ। अ, क्योंकि हाँ, मेरी टेक्नोलॉजी से काफ़ी मेरा टेक्नोलॉजी के लोगों से काफ़ी बातचीत होती है कि उसके बारे में क्यों ना लिखूँ। लेकिन वो लिखने के लिए बहुत रिसर्च करना पड़ेगा। जैसे किसी भी किताब लिखने के लिए बहुत रिसर्च करना पड़ेगा और आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस या बैंकिंग के ऊपर ऐसे ऑलरेडी बहुत किताब हैं, पहले से बहुत सारी किताबें हैं जो लोगों ने बहुत रिसर्च करके फिर मेहनत करके किताब लिखी है। तो अब उनसे भी अच्छा कुछ लिखना चाहूँ तो मुझे और भी गहराई से पढ़ाई करना पड़ेगा, बहुत पढ़ाई करना पड़ेगा। तो ये देखना पड़ेगा मैं किस पे ज़्यादा ध्यान दूँ, जो जिस पे ऑलरेडी जिससे जिससे पहले से मैं कुछ 2-4 कदम ले चुका हूँ, उसको आगे बढ़ाऊँ या फिर नए सिरे से कुछ स्टार्ट करूँ? चलिए, क्योंकि तो यही सोचने बहुत की बात है। बहुत सारी शुभकामनाएं और आभार। और मैं ये कहूँ कि अगर आप, एक ऐसा ही सवाल पूछता हूँ कि अगर कोई एक गाना चुनना हो आपको अभी हुँ, 50 गानों में से ही, हुँ। मैं ये पूछूं कि कोई एक गाना ऐसा बताइए। बालाजी, आपने इतना सारा काम किया है, हाँ, ये आप मान के चलिए कि जो किताबें लिखी हैं, मैं उन सब पर से केवल एक सवाल पूछने वाला हूँ। जी, तो जैसे मान लीजिए एस डी बर्मन की सबसे बड़ी खूबी क्या है? मेलोडी, आर डी बर्मन साहब की? इनोवेशन, इम्प्रोवाइज़ेशन। हुँ,
अच्छा, अब सबसे अच्छा गाना कोई एक जो 50 आपने कहा कि इस गाने के बिना मैं कहूं कि भारतीय फिल्म संगीत पूरा नहीं हो सकता। वो गाना है ना, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अमर प्रेम का जो गाना है। ठीक है, और कोई एक इसमें से? ये तो सभी हैं, लेकिन शायद मैं कहूँ कि गब्बर, क्योंकि अक्सर ऐसे माना जाता है कि जैसे एडी एंड बीसी जैसे होता है ना, जैसे ऐसे हो गया बिफोर गब्बर एंड आफ्टर गब्बर। पूरा जो है नज़ारा बदल गया। बड़ी बजट की फ़िल्में और एक एक विलेन जो है हीरो से भी जैसे बड़ा हो जाता है। विलेन जो है फ़िल्म का हीरो बन जाता है। सबसे बड़ा कलाकार, सबसे चर्चित कैरेक्टर जो है वो बन जाता है पिक्चर में, और उसके उसके नाम पे बिस्किट बिकते हैं, उसके नाम पे यू नो लॉजेंस बिकता है, वो आपका वो जो स्ट्रेप्सिल्स भी बिकता है। जबकि उस फिल्म में इतने बड़े-बड़े हीरो थे, बड़े-बड़े दिग्गज थे उसमें, बड़े-बड़े दिग्गज थे। और सबने अच्छा काम किया, सबने सबने बहुत अच्छा काम किया। सबने बहुत अच्छा कहा। और इस बात की एक मिसाल है कि अमजद खान साहब ने कितनी मेहनत की। शूटिंग के पहले स्केड्यूल में बिल्कुल ही वो ठीक नहीं कर पाए थे इस रोल को। बिल्कुल रोल में घुस नहीं पाए थे, उतर नहीं पाए थे। उनकी आवाज़ें बहुत पतली थी। अमरीश पुरी जैसा आवाज़ नहीं था, प्राण साहब जैसे आवाज़ नहीं थी, केएन सिंह जैसा वो बड़े जो एक इम्पोजिंग पर्सनैलिटी वो नहीं था। तो पहले शूटिंग शेड्यूल बिल्कुल काम अच्छा नहीं हुआ उनका। फिर आप देखिए किस तरह मेहनत कर के वो खैनी भी ठीक से खा नहीं पाए थे। फिर मेहनत, 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 ये जो गब्बर सिंह का रोल है, इस बात की मिसाल है कि एक कलाकार को किस किस हद तक मेहनत करना पड़ता है एक अच्छे काम करने के लिए। ये भी अमजद खान साहब से हमें सीखने की बात है। हम सबको सीखना चाहिए उनसे। और आपसे नई पीढ़ी के लेखकों को सीखना चाहिए कि किसी किताब को लिखने के लिए कितने शोध की ज़रूरत होती है, कितने रिसर्च की, कितने प्रतिबद्धता की, कितने डेडिकेशन की ज़रूरत होती है, और कब आप बहुत मेहनत करके कुछ लिखते हो तो किस तरह से कोई बहुत अच्छी बेहतरीन किताब, ऐसी किताब जिसे लाइब्रेरी में रखा जा सके, ऐसी किताब जिसे बार-बार पढ़ा जा सके, ऐसी किताब जिसे संदर्भ ग्रंथ के तौर पर बार-बार इस्तेमाल किया जा सके, ऐसी किताब होती है। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत-बहुत आभार हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। उम्मीद करते बहुत हैं नई धन्यवाद। किताबें आएँगी और हम लोग बात करते रहेंगे। मुझे बुलाने के लिए बहुत धन्यवाद, और सारे दर्शकों को बहुत-बहुत प्यार। हुँ, नमस्कार।